हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पर, जहां मैं आज आपको जो हमारी आरपीएससी द्वारा आयोजित सब इंस्पेक्टर एग्ज़ाम है उसमें इंडियन इकोनॉमिक्स के कुछ टॉपिक्स हैं जिनके बारे में आपको बेसिक नॉलेज पहुंचा गया है। तो उन्हीं टॉपिक्स को लेकर मैं आज आपके साथ चर्चा कर रहा हूं। तो देखो दोस्तों, कोई दूसरी बात किए बिना देखो हम स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा जो मेन टॉपिक वो स्टार्ट करते हैं। तो हमारा उसमें फर्स्ट टॉपिक है बजट एंड बजटिंग, कि बजट क्या होता है और बजटिंग यानी बजट निर्माण कैसे होता है, यानी उसकी प्रक्रिया के बारे में पहुंचा है। ठीक है, तो इसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। तो देखो, शुरुआत में हम चर्चा करते हैं इसके बारे में, बजट और बजट प्रक्रिया क्या होती है, यानी बजटिंग क्या होता है। तो देखो, बजट केवल आय व्यय का हिसाब नहीं है, बल्कि ये सरकार या किसी संस्था की आर्थिक नीतिगत दस्तावेज होता है। भारत में संविधान के अनुच्छेद 112 के तहत वार्षिक वित्तीय विवरण कहा जाता है इसे। हमारे संविधान का जो अनुच्छेद 112 है उसमें इसी बजट को क्या कहा गया है, वार्षिक वित्तीय विवरण कहा गया है। अब देखो, बजट के कुछ पार्ट्स होते हैं, बजट को कुछ पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। तो वो पार्ट्स कौन कौन से होते हैं? तो बजट के मुख्य भाग होते हैं, एक तो राजस्व बजट होता है, दूसरा एक पूंजीगत बजट होता है। अब देखेंगे राजस्व बजट में क्या होता है, राजस्व बजट में क्या क्या शामिल होता है। देखो, राजस्व बजट में एक तो राजस्व प्राप्तियाँ यानी रेवेन्यू रिसिप्ट्स होते हैं। ठीक है, ये जो रेवेन्यू रिसिप्ट्स होते हैं, राजस्व प्राप्ति होती है, उनमें क्या होता है, ऐसी आय जिससे सरकार पर न तो कोई देनदारी बढ़ती है और न ही कोई संपत्ति घटती है। ठीक है, तो राजस्व प्राप्ति क्या होती है, ऐसी आय, सरकार की ऐसी आय होती है जिससे सरकार पर न तो कोई देनदारी यानी डेब्ट बढ़ती है और न ही कोई संपत्ति घटती है। जैसे कर राजस्व है, कर राजस्व में शामिल हो जाएगा इनकम टैक्स, जीएसटी, कॉर्पोरेट टैक्स, यानी सरकार जो भी टैक्स वसूलती है ना, जैसे इनकम टैक्स हो गया, जीएसटी हो गया, कॉर्पोरेट टैक्स हो गया वगैरह। इसके अलावा राजस्व प्राप्तियों का एक भाग होता है गैर कर राजस्व। ठीक है, उसमें जैसे चालान हो गया, फीस हो गई, सरकारी कंपनियों का मुनाफा हो गया। ठीक है, तो ये होता है क्या, गैर कर राजस्व होता है। अब राजस्व बजट में हम दो चीज़ें पढ़ रहे थे, एक तो राजस्व प्राप्ति, तो राजस्व प्राप्ति के बारे में हम पढ़ चुके हैं। अब आएगा राजस्व व्यय। ठीक है, राजस्व व्यय क्या होता है, तो ये होता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, वो होता है सरकारी तंत्र को चलाने का दैनिक खर्च, जैसे वेतन, सब्सिडी, पेंशन, लोन का ब्याज। अगर सरकार ने लोन ले रखा है तो उसका ब्याज चुकाएगी, वो भी राजस्व व्यय में शामिल होता है। और इससे कोई स्थायी संपत्ति नहीं बनती। ठीक है, जैसे भारत सरकार के अंडर मान लो, राजस्थान सरकार के अंडर मान लो, अगर कर्मचारी काम कर रहे हैं, उनका वेतन हो गया, सरकारी जो सब्सिडी देती है वो हो गई, जो भूतपूर्व सैनिक वगैरह हो गए या कर्मचारी हो गए उनकी पेंशन हो गई, सरकार ने किसी से लोन लिया है उस पर ब्याज देना पड़ता है तो ब्याज हो गया, ये राजस्व व्यय में शामिल होते हैं। ठीक है, अब देखो, बजट का दूसरा भाग है पूंजीगत बजट। ठीक है, ये तो हो गया राजस्व बजट, रेवेन्यू बजट के बारे में पढ़ चुके हैं। अब आएगा पूंजीगत बजट, कैपिटल बजट। ये क्या होता है, अब देखो, सरकार को पूंजीगत प्राप्तियाँ कहाँ से होती हैं, तो ये देखो, जो कैपिटल रिसिप्ट्स होती हैं जिससे सरकार की देनदारी बढ़े, जैसे बाजार से लोन लेना। सरकार पूंजी की प्राप्ति कैसे करेगी, पूंजीगत प्राप्तियाँ, कैपिटल रिसिप्ट्स कैसे करेगी, तो सरकार की देनदारी बढ़े, मतलब सीधा होता है जैसे बाजार से लोन लेना या संपत्ति घटे, जैसे पीएसयू के शेयर बेचना। सरकार पूंजीगत प्राप्ति कैसी करती है, जैसे भारत सरकार का पीएसयू हो गया, एलआईसी हो गया। ठीक है, इसके अलावा हम पढ़ सकते हैं जैसे बीएसएनएल हो गया, अगर सरकार उनमें अपनी हिस्सेदारी बेचती है, अपने हिस्से के शेयर बेचती है, तो उससे वो पूंजीगत प्राप्तियाँ करती है। ठीक है ना, ये होता है डिसइन्वेस्टमेंट। पीएसयू के शेयर बेचना मतलब डिसइन्वेस्टमेंट। जैसे भारत सरकार की और भी बहुत कंपनियाँ हैं, जैसे हम बता सकते हैं ओएनजीसी हो गई, जो ऑयल एंड गैस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया हो गई। ठीक है ना, तो वो हो गई, उनमें अगर सरकार अपना शेयर बेचेगी तो उसके बदले उसे धन प्राप्त होगा, पूंजी प्राप्त होगी। यह होता है पूंजीगत प्राप्तियों में शामिल होता है। इसके अलावा बाजार से लोन लेना, ये भी एक पूंजीगत प्राप्ति होती है। ठीक है, इसके बाद में आता है पूंजीगत व्यय, कैपिटल एक्सपेंडिचर। क्या होता है, कैपिटल एक्सपेंडिचर वो होता है जिससे बाद में धन प्राप्त हो सरकार को। जैसे सरकार हाईवे बनाएगी, तो उस पर बाद में टोल टैक्स वगैरह वसूला जाएगा। सरकार अस्पताल बनाती है, रेलवे लाइन बनाती है, पुराने कर्ज चुकाना, जो पुराने कर्ज थे
पहले के खर्च उनको चुकाना, ये सब क्या होते हैं, ये सब पूंजीगत व्यय यानी कैपिटल एक्सपेंडिचर होते हैं। ये देश के विकास के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण खर्च माना जाता है कि सरकारें है ना इस पर खर्च करना ज़्यादा पसंद करती हैं। लेकिन क्या है, आज के टाइम में भारत का ज़्यादातर बजट है ना वो राजस्व व्यय में चला जाता है, जैसे वेतन, सब्सिडी, पेंशन, लोन का ब्याज, जबकि हमें ज़रूरत है किसकी, पूंजीगत व्यय की, जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है। देखो कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा ना तभी जो हमारा भारत का बेसिक स्ट्रक्चर है जिसे हम अवसंरचना बोलते हैं, ठीक है ना, वो मजबूत होगी। तो उसके लिए हमें कैपिटल एक्सपेंडिचर करना पड़ेगा। इसमें नए हाईवे, अस्पताल, रेलवे लाइन बनाना, पुराने खर्च चुकाना, यह देश के विकास के लिए सबसे महत्वपूर्ण खर्च माना जाता है। ठीक है, अब देखो ये तो बजट के दो प्रकार हो गए, राजस्व बजट, पूंजीगत बजट। ठीक है, हम पढ़ चुके हैं। अब आएगा प्रमुख घाटे, फाइनेंशियल डिफिसिट्स क्या होते हैं, ये कितने प्रकार के होते हैं आपको पढ़ाऊंगा। पहला होता है राजस्व घाटा। ठीक है, राजस्व घाटा क्या होता है, राजस्व व्यय माइनस राजस्व प्राप्ति। हम पढ़ चुके हैं, कहाँ पढ़ चुके हैं, ये देखो ऊपर। राजस्व बजट होता है, उसके दो प्रकार होते हैं, राजस्व प्राप्ति और राजस्व व्यय। अगर सरकार जब कभी भी है ना राजस्व व्यय को राजस्व प्राप्ति से यानी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को रेवेन्यू रिसिप्ट से ज़्यादा रखती है ना, तो उससे क्या कहते हैं हम, राजस्व घाटा कहते हैं। ठीक है ना, राजस्व घाटा ये चीज़ ही तो है कि जब हम राजस्व व्यय सरकार का ज़्यादा होगा और राजस्व प्राप्तियाँ कम होगी, यानी सरकार प्राप्ति से ज़्यादा खर्च कर रही है, ये राजस्व घाटा हो गया। अब देखो एक होता है राजकोषीय घाटा, फिस्कल डेफिसिट। वो क्या होता है, तो देखो फिस्कल डेफिसिट होता है कुल व्यय में से कुल गैर ऋण प्राप्तियों को घटाने का। चलो ठीक है दोस्तों, हम ये जो घाटे दे रखे हैं, जो फाइनेंशियल डेफिसिट्स दे रखे हैं, प्रमुख घाटे, राजस्व घाटा, राजकोषीय घाटा और प्राथमिक घाटा, इनके बारे में आपको मैं थोड़ा विस्तार से बता रहा हूँ। ठीक है, तो चलो दोस्तों हम इनकी विस्तार से चर्चा करते हैं। तो देखो सरकार के वित्तीय घाटे जो फिजिकल डेफिसिट्स होते हैं वो तब होते हैं जब सरकार का कुल खर्च उसकी कुल आय यानी राजस्व से अधिक हो जाता है। इस कमी को पूरा करने के लिए सरकार को कर्ज लेना पड़ता है। भारतीय अर्थव्यवस्था में मुख्य रूप से 4 प्रकार के घाटे देखे जाते हैं। तो देखें वो कौन कौन से घाटे हैं। तो सर्वप्रथम है राजकोषीय घाटा, या जिसे हम फिजिकल डेफिसिट कहते हैं। राजकोषीय घाटा क्या होता है, यह सरकार के कुल बजट घाटे का सबसे मुख्य संकेतक है। ये बताता है कि सरकार को अपने कुल खर्चों को पूरा करने के लिए कुल कितने कर्ज की ज़रूरत है। ठीक है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है फिजिकल डेफिसिट यानी राजकोषीय घाटा इजिकल टू वो किसके बराबर होता है, टोटल एक्सपेंडिचर यानी कुल खर्च कितना है सरकार का, ठीक है, माइनस टोटल रेवेन्यू और माइनस बोरोविंग्स। ठीक है, देखो दोस्तों आपको मैं इसे इस प्रकार समझा सकता हूँ। तो दोस्तों हम पढ़ चुके हैं कि राजकोषीय जो फिजिकल डेफिसिट है उसका फॉर्मूला क्या होता है। तो उसका फॉर्मूला होता है राजकोषीय घाटा यानी फिजिकल डेफिसिट इज इक्वल टू टोटल एक्सपेंडिचर यानी कुल खर्च माइनस, तो उसमें से माइनस हो जाएगा टोटल रेवेन्यू माइनस बोरोविंग्स। ठीक है ना, ये दोनों मिक्स होके यानी टोटल एक्सपेंडिचर में से हम माइनस कर देंगे किसे, टोटल रेवेन्यू माइनस बोरोविंग्स को। ठीक है ना, टोटल रेवेन्यू में से बोरोविंग्स निकाल देंगे और उसको हम उस टोटल एक्सपेंडिचर में से निकाल देंगे। अब देखो राजकोषीय जो घाटा होता है उसका क्या महत्व होता है, तो इसका महत्व होता है ये देश की अर्थव्यवस्था की स्वास्थ्य और उधार लेने की निर्भरता को दर्शाता है। ठीक है, इसके बाद में आता है राजस्व घाटा, रेवेन्यू डेफिसिट क्या होता है। तो ये देखो दोस्तों ये तब होता है जब सरकार की दिन प्रतिदिन की आय जैसे कर और शुल्क उसके नियमित खर्चों जैसे वेतन, पेंशन, सब्सिडी और ब्याज भुगतान को पूरा करने के लिए काफ़ी नहीं होती। तो हम इसका सीधा फॉर्मूला देखो, राजस्व घाटा होता है इसका तो सीधा सा फॉर्मूला है कि जब राजस्व व्यय होता है वो राजस्व प्राप्तियों से अधिक होने लग जाता है, यानी राजस्व व्यय माइनस राजस्व प्राप्तियाँ। तो इसका सीधा फॉर्मूला है राजस्व घाटा इज इक्वल टू राजस्व व्यय माइनस राजस्व प्राप्ति। इसका महत्व होता है उच्च राजस्व घाटे का मतलब है कि सरकार अपनी बुनियादी गतिविधियों को चलाने के लिए भी कर्ज ले रही है, जिससे कोई नई संपत्ति नहीं बन रही, एसेट्स नहीं बनते हैं। ठीक है ना, क्योंकि सरकार का वेतन तो लगभग जो पूरा व्यय होता है वो उसी में हो जाता है, दिन प्रतिदिन के कामों में हो जाता है, तो नए एसेट्स कैसे बनेंगे। ठीक है,
इसके बाद में एक होता है प्राथमिक घाटा, प्राइमरी डेफिसिट। वो क्या होता है? ये मौजूदा वित्तीय वर्ष की उधार ज़रूरतों को दर्शाता है, जिसमें पिछले कर्जों पर दिए जाने वाले ब्याज को हटा दिया जाता है। ठीक है, इसका फॉर्मूला क्या होता है? प्राइमरी डेफिसिट इज इक्वल टू फिस्कल डेफिसिट यानी राजकोषीय घाटा माइनस इंटरेस्ट पेमेंट्स, यानी जो ब्याज का जो ब्याज जो होता है ना, ब्याज देने का इंटरेस्ट पेमेंट्स होते हैं ना, उसको निकाल देते हैं। कहने का प्राइमरी डेफिसिट इज इक्वल टू फिस्कल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट्स। ठीक है, यानी जो राजकोषीय घाटा होता है उसमें से जो इंटरेस्ट पेमेंट यानी ब्याज पेमेंट्स होते हैं ना, उनको माइनस कर देंगे तो प्राइमरी डेफिसिट हो जाएगा। इसका क्या महत्व है? यह समझने में मदद करता है कि वर्तमान वर्ष की सरकारी नीतियों के कारण कितना घाटा हो रहा है, यानी बिना पुराने कर्ज के बोझ के भी हमें कितना घाटा हो रहा है। इसके बाद में एक होता है प्रभावी राजस्व घाटा। वो क्या होता है? देखो, इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट क्या होता है? यह अवधारणा 2011-12 के बजट में लाई गई थी। इसमें राजस्व घाटे में से उन अनुदानों यानी ग्रांट्स को हटा दिया जाता है जो राज्यों को पूंजीगत संपत्ति यानी कैपिटल एसेट्स जैसे पुल, सड़क या स्कूल बनाने के लिए दिए जाते हैं। ठीक है, इसका फॉर्मूला क्या होता है? इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट यानी प्रभावी राजस्व घाटे का फॉर्मूला क्या होता है? इसका होता है रेवेन्यू डेफिसिट माइनस ग्रांट्स फॉर क्रिएशन ऑफ कैपिटल एसेट्स। ठीक है, तो इसके फॉर्मूले याद रखना। आजकल ये फॉर्मूले सीधे सीधे से ही पहुँचते हैं कि बताओ राजस्व घाटे का फॉर्मूला क्या होगा, प्रभावी राजस्व घाटा इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट का फॉर्मूला क्या होता है। ठीक है ना, यह आपको परिभाषा दे देगा कि ये किसकी परिभाषा है। ठीक है ना, तो वो आपको पता होना चाहिए। अब देखो दोस्तों, जो वित्तीय घाटे होते हैं, जो डेफिसिट्स होते हैं, उनके क्या प्रभाव होते हैं? तो उसके कुछ सकारात्मक प्रभाव होते हैं, कुछ नकारात्मक। जैसे सकारात्मक, तो यदि कर्ज लेकर बुनियादी ढांचे में निवेश किया जाए तो इससे आर्थिक विकास यानी जीडीपी ग्रोथ और रोजगार बढ़ता है। ठीक है, एक तो ये होता है। फिर एक नकारात्मक प्रभाव होता है जैसे महंगाई। अधिक घाटे से बाजार में मुद्रा आपूर्ति बढ़ती है, जिससे महंगाई बढ़ सकती है। ठीक है ना, अगर सरकार का घाटा अधिक हो जाएगा ना, तो सरकार मुद्रा अधिक जो करेंसी है उसको अधिक छापेगी या अधिक रिलीज़ करेगी बाज़ार में, तो उससे मुद्रा आपूर्ति बढ़ती है और महंगाई बढ़ सकती है। ठीक है, क्योंकि वैल्यू कम हो जाती है मुद्रा की। एक होता है इसका नकारात्मक प्रभाव है कर्ज का बोझ। भविष्य की पीढ़ियों पर ब्याज और कर्ज का बोझ बढ़ता है। जैसे आज इंडिया पे ब्याज का जो कर्ज है, कर्ज का बोझ बढ़ता जा रहा है। ठीक है, इसके अलावा होता है क्राउडिंग आउट प्रभाव भी होता है इसका मतलब क्या होता है? जब सरकार बाजार से ज़्यादा कर्ज लेती है तो निजी कंपनियों के लिए कर्ज मिलना मुश्किल और महंगा हो जाता है। ठीक है नहीं, तो ये इसके बारे में हम पढ़ चुके हैं। किसके बारे में? राजस्व घाटा के बारे में। ये जो हमारे 4 घाटे हैं उनके बारे में हम पढ़ चुके हैं। अब देखो दोबारा से हमारे मेन टॉपिक पर चलते हैं। ठीक है दोस्तों, अब हम दोबारा से आते हैं हमारी दो बजट और बजटिंग पूरा हो चुका है। अब आएंगे बैंकिंग प्रणाली पर। देखो बैंकिंग प्रणाली कैसे काम करती है, हमारा बैंकिंग सिस्टम कैसे काम करता है। तो देखो, बैंकिंग प्रणाली किसी भी देश में पूंजी के प्रवाह को नियंत्रित और प्रबंधित यानी मैनेजमेंट करती है उसका। ठीक है, अब देखो हमारी बैंकिंग प्रणाली में कौन कौन आता है। तो फर्स्ट स्टेज आती है केंद्रीय बैंक की। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो हमारा RBI होता है वो सबसे ऊपर होता है बैंकिंग प्रणाली में। ठीक है, वो क्या करता है? देखो RBI भारत का शीर्ष बैंक है। इसके मुख्य कार्य क्या है? एक तो एक करेंसी इश्यूजर होता है, करेंसी जारी करता है यानी मुद्रा छापना और उसे जारी करना। ठीक है, ये बैंकरों का बैंक है, व्यावसायिक बैंकों के खातों का प्रबंधन करना और संकट के समय मदद देना। एक होता है मौद्रिक नीति यानी मुद्रास्फीति और मंदी को नियंत्रित करने के लिए मॉनेटरी पॉलिसी जारी करता है। ठीक है ना, तो आपको पूछ सकते हैं कि मौद्रिक नीति कौन जारी करता है? तो RBI जारी करता है मौद्रिक नीति। ठीक है, अब देखो मौद्रिक नीति के क्या उपकरण होते हैं, मॉनेटरी टूल्स क्या होते हैं, किस प्रकार वो मंदी मुद्रास्फीति मंदी आदि को नियंत्रित करता है। ठीक है, देखो मौद्रिक नीति के इसके जो उपकरण है वो है, एक तो रेपो रेट है, एक रिवर्स रेपो रेट है और एक CRR है। रेपो रेट क्या होती है? ये जो अभी 2025 वाली SI एग्ज़ाम हुई है उसमें तो सीधा सीधा पूछा गया है रेपो रेट वगैरह, रिवर्स रेपो रेट, CRR वगैरह, इनके बारे में ऐसे बेसिक चीज़ें पूछी गई हैं। ठीक है, तो देखो रेपो रेट क्या होती है? वह ब्याज दर जिस पर RBI कमर्शियल बैंकों को अल्पकालिक लोन देता है। कहने का मतलब जब RBI जो कमर्शियल बैंक होते हैं जैसे HDFC हो गया, ठीक है, उनको जो अल्पकालिक लोन देता है तो उन पर जो ब्याज वसूलता है ना वो होता है रेपो रेट। रेपो रेट बढ़ने से लोन महंगे होते हैं और महंगाई घटती है। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। एक होता है रिवर्स रेपो रेट, जिस दर पर बैंक अपना अतिरिक्त पैसा RBI के पास जमा करवाते हैं। ठीक है, ये होती है रिवर्स रेपो रेट। कि रिवर्स रेपो रेट पर बैंक होते हैं जो जैसे हो गया SBI हो गया,
तो वो अपना अतिरिक्त पैसा आरबीआई के पास जमा करवाएगा और वो कहेगा कि आप मुझे साहब इतना रेट दे देना, ब्याज दे देना, और आप मेरा धन है वो आपके अपने पास रखो। इसके अलावा एक सीआरआर होता है। सीआरआर का मतलब होता है कैश रिजर्व रेशियो। तो उसका होता है, देखो बैंकों को अपनी कुल जमा राशि का एक निश्चित प्रतिशत आरबीआई के पास नगद रखना अनिवार्य होता है, उसे कहते हैं हम सीआरआर। इसके अलावा होता है एसएलआर। एसएलआर का मतलब होता है स्टैट्यूटरी बोलते हैं, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। बैंकों को अपनी जमा का एक हिस्सा सोने, सरकारी बॉन्ड या नगद रूप में अपने पास सुरक्षित रखना होता है। अब दूसरे स्तर पर आएगा व्यावसायिक बैंक। केंद्रीय बैंक के बारे में हम पढ़ चुके हैं, किस प्रकार वो मौद्रिक नीति जो मॉनेटरी सिस्टम होता है उसको कंट्रोल करता है। तो हम उसमें पढ़ चुके हैं कि रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, सीआरआर, एसएलआर आदि जो इसके रेट्स होते हैं उनके माध्यम से वो मौद्रिक नीति को निर्धारित करता है। अब आएगा व्यावसायिक बैंक आएंगे, जैसे सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक हो गए। व्यावसायिक बैंक कौन से हो गए? कमर्शियल बैंक, जैसे एसबीआई हो गया, पीएनबी हो गया, जिन्हें सरकार नियंत्रित करती है। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को कौन नियंत्रित करती है? सरकार करती है। उसके अलावा निजी क्षेत्र के बैंक हो गए, प्राइवेट सेक्टर्स के, जैसे एचडीएफसी, आईसीआईसीआई हो गए, ठीक है। मुख्य कार्य क्या होता है इनका? मुख्य कार्य होता है जमा स्वीकार करना। जैसे जमा स्वीकार कैसे करते हैं? कासा, इसका मतलब होता है करंट एंड सेविंग अकाउंट्स के माध्यम से, कि लगभग हम जो होते हैं उनके क्या होते हैं, करंट और सेविंग अकाउंट ही तो होते हैं, हमारी जमा को हम वही तो रखते हैं, ठीक है। तो वो जमा स्वीकार करना। लोन देना, हम लोन लेते हैं इनसे, ठीक है। साख निर्माण यानी क्रेडिट क्रिएशन करना, ये इनका काम होता है। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे तीसरा पब्लिक फाइनेंस के बारे में। देखो लोक वित्त क्या होता है, पब्लिक फाइनेंस क्या होता है, उसके बारे में हम पढ़ते हैं आज। पब्लिक फाइनेंस क्या होता है उसके बारे में पढ़ते हैं। देखो लोक वित्त का अध्ययन ये समझने के लिए किया जाता है कि सरकार अपनी प्राथमिकताओं को पूरा करने के लिए वित्तीय संसाधनों का प्रबंधन कैसे करती है, ठीक है। कि सरकार का जो एजेंडा है वो उसे पूरा करने के लिए, जो अपनी प्राथमिकताएं हैं उनको पूरा करने के लिए वित्तीय संसाधनों का प्रबंधन कैसे करती है, उसे कहते हैं पब्लिक फाइनेंस। लोक वित्त के 3 मुख्य कार्य होते हैं। एक तो होता है आवंटन कार्य, जैसे समाज के लिए आवश्यक सार्वजनिक वस्तुएं जैसे सड़कें, रक्षा, स्ट्रीट लाइट उपलब्ध कराना, इन्हें निजी क्षेत्र अकेले नहीं बना सकता, ठीक है। ये आवंटन कार्य, एलोकेशन फंक्शंस होते हैं। एक पुनर्वितरण कार्य करती है, रीडिस्ट्रीब्यूशन फंक्शंस, जैसे अमीरों पर टैक्स लगाकर और गरीबों को सब्सिडी और कल्याणकारी योजनाएं देकर आय की असमानता को कम करना, ये सब लोक वित्त के दायरे में आते हैं। एक होता है स्थिरीकरण कार्य, स्टेबलाइजेशन फंक्शन, जैसे अर्थव्यवस्था में अत्यधिक महंगाई या मंदी को रोकना, ये भी लोक वित्त या पब्लिक फाइनेंस का कार्य है। इसके अलावा देखो एक होता है करादान, वो भी इस पब्लिक फाइनेंस में आता है। टैक्सेशन सिस्टम क्या होता है? हर देश में होता है टैक्सेशन सिस्टम, जैसे जो पैसे वाले लोग होते हैं ज़्यादा, उन पर ज़्यादा टैक्स लगाया जाता है, गरीबों के लिए उससे कल्याणकारी योजनाएं चलाई जाती है, ठीक है ना। तो वो होता है। अब देखो टैक्सेशन सिस्टम होता है, इसमें 2 प्रकार के टैक्स होते हैं, एक तो डायरेक्ट टैक्स, एक इनडायरेक्ट टैक्स होता है, ठीक है। तो डायरेक्ट टैक्स जो प्रत्यक्ष कर होते हैं वो कौन कौन से होते हैं? जिस व्यक्ति पर लगाया जाता है वही उसका भुगतान करता है, इसे दूसरों पर टाला नहीं जा सकता। जैसे इनकम टैक्स, इनकम टैक्स एक डायरेक्ट टैक्स है, सीधा सीधा पूछा जाता है कि इनमें से कौन सा टैक्स है वो प्रत्यक्ष या प्रत्यक्ष टैक्स है, डायरेक्ट टैक्स है, ठीक है। तो इनकम टैक्स हो गया, यह प्रगतिशील प्रोग्रेसिव होता है, अमीरों पर अधिक, गरीबों पर कम, ठीक है। एक होता है अप्रत्यक्ष कर, इनडायरेक्ट टैक्स, यह वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य पर लगता है और इसे अंतिम उपभोक्ता पर टाल दिया जाता है। उदाहरण जीएसटी, जैसे हम आज कोई भी वस्तु खरीदते हैं, जैसे एक रफ कॉपी खरीदते हैं, उस पर हमें जीएसटी देना होता है, ठीक है ना। जीएसटी के दायरे में आती है रफ कॉपी वगैरह, कोई सी भी मान लो हमारी जो नोटबुक्स होती हैं, वो किताबें होती हैं, वो सभी जीएसटी के दायरे में आती हैं। तो इनमें जो हम जीएसटी देते हैं ना, जीएसटी वो एक इनडायरेक्ट टैक्स है और वो लास्ट उपभोक्ता को, तो लास्ट उपभोक्ता कौन होता है? जो कंज्यूमर होता है वो होता है, उपभोक्ता होता है, कि हम होते हैं। अभी मैं बाज़ार में जाऊंगा और 5 नोटबुक खरीद के लाऊंगा, तो उन पर मैं कितना जीएसटी दूंगा, वो अप्रत्यक्ष टैक्स है। यह अप्रगतिशील माना जाता है क्योंकि अमीर और गरीब दोनों पर एक समान कर चुकाते हैं ये, ठीक है। अब चौथा है नेशनल इनकम, राष्ट्रीय आय क्या होती है? तो देखो राष्ट्रीय आय का अर्थ किसी देश के नागरिकों द्वारा उत्पादित कुल अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का मूल्य होता है। नेशनल इनकम यही तो होती है कि एक देश द्वारा एक साल में या एक साल के अंत में या वित्तीय वर्ष के अंत में कुल अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का मूल्य कितना है, वही तो उसकी राष्ट्रीय आय होती है। और जब राष्ट्रीय आय में हम जनसंख्या का भाग दे देते हैं ना, तो वो क्या होती है? वो प्रति व्यक्ति आय आ जाती है हमारी, ठीक है, पर कैपिटा इनकम आ जाती है। अब देखो गणना के प्रमुख सूचकांक क्या होते हैं?
राष्ट्रीय आय की जो गणना होती है उसके प्रमुख सूचकांक एक तो जीडीपी होती है। जीडीपी का मतलब होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, देश की सीमा के भीतर उत्पादित कुल अंतिम मूल्य होता है, वो होता है जीडीपी। ठीक है। एक होता है जीएनपी, वो क्या होता है, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। तो जीडीपी प्लस जीडीपी में और क्या जुड़ता है, विदेशों से प्राप्त शुद्ध आय। ठीक है। देश के नागरिकों द्वारा विदेशों से कमाया गया धन जोड़कर विदेशियों द्वारा यहाँ कमाया धन घटाया जाता है। ठीक है ना। हाँ, कि विदेश से जो हमारे भारतीय मूल के व्यक्ति हैं वो विदेशों से यहाँ कितना धन भेजते हैं, उनमें से विदेशी जो यहाँ से कमा कर ले जाते हैं वो धन घटा दिया जाता है, और वो टोटल जो बचता है वो जीडीपी में जोड़ दिया जाता है, वो होता है ग्रॉस नेशनल या जीएनपी कहते हैं। आप ये याद रखना, जीएनपी जीडीपी से बड़ी होती है। ठीक है। हाँ, फिर आता है एनडीपी, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स। तो हमारे जीडीपी और जीडीपी हो गई ना, जीडीपी उसमें से जो भी जीडीपी के निर्माण में जो खर्चा आता है ना, जो हमारा मूल्यह्रास होता है, यानी जीडीपी माइनस मूल्यह्रास, वो होता है हमारा एनडीपी, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ठीक है। तो ये कुछ बेसिक बातें हैं। इसके बाद में देखते हैं एनएनपी, नेट नेशनल प्रोडक्ट क्या होता है, वो होता है जीएनपी माइनस मूल्यह्रास, इसे ही वास्तविक राष्ट्रीय आय कहा जाता है। ठीक है। एनएनपी होती है, वही क्या होती है हमारी वास्तविक राष्ट्रीय आय, नेट नेशनल प्रोडक्ट होता है। अब देखो, गणना की 3 विधियाँ होती हैं। कौन कौन सी होती हैं, एक तो उत्पाद या मूल्य संवर्धन विधि होती है, प्रत्येक चरण पर वस्तु में जोड़े गए मूल्य को जोड़ना। ठीक है। एक होती है आय विधि, इनकम मेथड, तो उत्पादन के घटकों से प्राप्त आय को जोड़ना, जैसे मजदूरी प्लस किराया प्लस ब्याज प्लस लाभ। एक होता है व्यय विधि, एक्सपेंडिचर मेथड होता है, देश में होने वाले कुल खर्चों को जोड़ना, जैसे उपभोग प्लस निवेश प्लस सरकारी खर्च प्लस शुद्ध निर्यात, ये हो गए, ये एक्सपेंडिचर मेथड में आते हैं। अब जो 5वां पॉइंट है हमारा, वो है आर्थिक समृद्धि एवं विकास, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। तो ये देखो, ये क्या होता है, आर्थिक समृद्धि और आर्थिक विकास क्या होता है। देखो, इन दोनों अवधारणाओं का प्रयोग अर्थव्यवस्था की प्रगति को मापने के लिए किया जाता है, परंतु दोनों के दृष्टिकोण अलग हैं। आर्थिक समृद्धि क्या होती है, ये आर्थिक जो समृद्धि होती है वो क्वांटिटेटिव होती है, मतलब केवल आय और उत्पादन में वृद्धि यानी जीडीपी ग्रोथ होती है, वो तो होती है आर्थिक समृद्धि। आर्थिक विकास क्वालिटेटिव होता है, वो क्या होता है, इसमें आर्थिक समृद्धि तो आएगी, साथ में स्वास्थ्य, शिक्षा, जीवन स्तर में कितना सुधार हो रहा है, वो सब आर्थिक विकास में आता है। आर्थिक समृद्धि क्या होती है, इकोनॉमिक ग्रोथ, ये केवल संख्यात्मक यानी क्वांटिटेटिव बदलावों को मापता है। मुख्य सूचकांक जैसे रियल जीडीपी, जीएनपी, प्रति व्यक्ति आय, ये आर्थिक समृद्धि इकोनॉमिक ग्रोथ के सूचक हैं। ठीक है। सीमा, इसकी सीमा क्या होती है, यह नहीं बताता कि पैसा किन लोगों के पास जा रहा है, अमीर और गरीब की खाई इसमें नहीं दिखती है। ठीक है। एक होता है आर्थिक विकास, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, यह गुणवत्तापूर्ण यानी क्वालिटेटिव और बहुआयामी होता है, मल्टी डायमेंशनल होता है। इसमें स्वास्थ्य सेवाओं की उपलब्धता, साक्षरता दर, लैंगिक समानता, पर्यावरण संरक्षण और गरीबी उन्मूलन शामिल है। प्रमुख मापक, मानव विकास सूचकांक यूएनडीपी द्वारा जारी किया जाता है। इसके 3 आयाम होते हैं। फर्स्ट, जीवन प्रत्याशा यानी हेल्थ, सेकंड, शिक्षा के वर्ष यानी एजुकेशन, और तीसरा होता है प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय आय, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। सतत विकास लक्ष्य, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, एसडीजीज क्या होते हैं, 17 वैश्विक लक्ष्य जो पर्यावरण को नुकसान पहुंचाए बिना विकास हासिल करने पर बल देते हैं।